Hello everyone. Today we will start our chapter number 6 of business studies called staffing. Staffing is very interesting topic and related to the general things which you will see in movies or in real life. So staffing is we can say that the part of human resource management. सो मैनेजमेंट की कुछ ब्रांचेस हैं जैसे बिजनेस मैनेजमेंट हमने पढ़ा, आगे आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ोगे, तो उसका एक ब्रांच है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उस एचआरएम से, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से एक पार्ट लिया गया है जिसको बोलते हैं हम लोग स्टाफिंग। ठीक है, अब स्टाफिंग का मतलब क्या है? तो जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हो तो वहां पे लोगों का रिक्वायरमेंट रहता है। यू नीड अ पर्सन टू हैंडल द जॉब। वो जॉब किसी भी तरीके का हो सकता है, चाहे इट्स रिलेटेड टू फाइनेंस, इट्स रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट ऑफ द पर्सन, इट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, परचेसिंग। प्रोडक्शन के अंदर में भी आपको बहुत सारे वर्कर्स का रिक्वायरमेंट है। तो ये जो वर्कर्स को हम लोग सही मतलब एक राइट पर्सन को चूज करना, एक राइट प्लेस के लिए, एक राइट टाइम पे, तो इस चीज को जो हम लोग करते हैं यही स्टाफिंग का पार्ट बनता है। ठीक है, तो स्टाफिंग का मतलब क्या है बेटा? एक ऑर्गेनाइजेशन में जब भी ह्यूमन रिसोर्स का रिक्वायरमेंट होता है तो उस ह्यूमन रिसोर्स के लिए हमें जो प्रोसेस करना होती है दैट वी कॉल स्टाफिंग। स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग इसका डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं? डेफिनेशन क्या बोलता है? स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मेन पावर प्लान। हमें लोगों को इकट्ठा करना है और उनसे रिलेटेड प्लानिंग करना है, उनको रिक्रूट करना है, सिलेक्ट करना है। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रिक्रूटमेंट का मतलब उसको कंपनी में हायर कर लेना। इट्स नॉट लाइक दैट। रिक्रूटमेंट मीन्स यू इनवाइट मैक्सिमम पीपल फॉर अ वन प्लेस और टू प्लेस और फॉर वेकेट प्लेस। ठीक है, मतलब एक पोजीशन आपके यहाँ खाली है, उसके लिए आप लोगों को इंटीमेट कर रहे हो कि भाई हमारे यहाँ एक पोजीशन है, आप मैक्सिमम लोग जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। दैट इज रिक्रूटमेंट। जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो जाती है, जब मैक्सिमम एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है, तो हम लोग स्क्रूटनी करते हैं, छटनी करते हैं उन लोगों की कि इसमें से कौन सा इंप्लॉय जो है वो हमारे स्पेसिफिक प्लेस के लिए बेस्ट रहेगा। दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस। पहले रिक्रूटमेंट किया, रिक्रूटमेंट में मैक्सिमम लोगों को बुलाया, सिलेक्शन किया उसमें से, और उसमें से मैक्सिमम लोगों को बाहर करके सिलेक्टेड लोगों को पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं एक चीज और समझा दूं आपको, क्या समझ में आ रहा है? रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है। पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग चाहते हैं उस पोस्ट के लिए, ताकि हमारे पास में ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो। समझ पा रहे हो? हम लोग किसी भी शॉप पे जाते हैं तो उससे बोलते हैं कि भैया ये वाला गुड्स हमें चाहिए। अगर वो एक या दो दिखाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? भैया और दिखाओ, और दिखाओ। वाई? क्योंकि हमारे पास में जो सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम लोगों में होगा, तो हम लोग वाइजली चूज कर पाएंगे। तो दैट इज अ रिक्रूटमेंट, इट्स पॉजिटिव प्रोसेस। सिलेक्शन जो है बेटा वो नेगेटिव प्रोसेस है, क्योंकि उसमें से हम लोग बहुत सारों को रिजेक्ट कर देते हैं। तो दैट इज अ सिलेक्शन प्रोसेस। देन आफ्टर हम लोग उनका ट्रेनिंग करवाते हैं बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन क्या है, एनवायरमेंट क्या है, तो इस तरीके से हम लोग उसको करते हैं। देन कंपनसेशन इसमें आया। कंपनसेशन किस लिए आएगा? मे बी किसी और रिक्रूट किया है किसी पर्सन को, और खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है, कुछ इंसिडेंट हो जाता है, तो कंपनसेशन किस लिए दिया जाता है? या फिर मान लो हमें रिक्रूटमेंट कर तो लिया हमने उस पर्सन का, वो एक साल वर्क किया, उसके बाद हमें लग रहा है जैसे लाइक इन पेंडेमिक, तो हमें लगता है कि नहीं हमारा मेन पावर जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, हमें इसको कम करने की जरूरत है, तो हमें किन्हीं लोगों को निकालना पड़ेगा। तो उस निकालने के लिए वो जब तक नई नौकरी नहीं ढूंढ लेता 6 महीने साल भर, तो उसको कंपनसेशन दिया जाता है। या फिर अगर उसको कोई इंजरी हो गई है ऑफिस में वर्क करते हुए, फैक्ट्री में वर्क करते हुए, तो कंपनसेशन दिया जाता है। तो कंपनसेशन भी इसका पार्ट है, प्रमोशन भी इसका पार्ट है। मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उस बंदे को क्या करना? ट्रांसफर कर देना, बट हायर अथॉरिटी के साथ में। अब वो क्या है? सीनियर हो जाएगा जूनियर से, उसकी पोस्ट से ऊपर वाली पोस्ट पे उसको भेजना, दैट इज अ प्रमोशन। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? अगर ट्रांसफर का क्वेश्चन आता है तो ट्रांसफर का मतलब होता है कि आप सेम प्लेस पे क्या कर रहे हो, उसको सेम प्लेस पे आप क्या कर रहे हो, सेम प्लेस पे उसको पोस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो दैट इज अ ट्रांसफर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा? प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल। ठीक है,
तो मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल भी यहाँ पे आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या इसका डेफिनेशन है, फाइंडिंग द राइट पर्सन, इसको मैं बोलता हूं फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, मतलब एक सही आदमी को सही जॉब के लिए ढूंढना ताकि उसकी राइट क्वालिफिकेशन जो है वो हमें मिले और राइट टाइम पे उस बंदे को प्लेस करे। ठीक है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। अब स्टाफिंग का कुछ डेफिनेशन है यहाँ पे बाय थ्रू रिनॉल्ड ऑर्थर्स, तो वो आप एक बार रीड आउट करना, आप लोगों को समझ में आ जाएगी और इसमें से एक या दो डेफिनेशन आप याद कर लेना, एक डेफिनेशन एज इट इज याद कर लेना ताकि आप क्या कर पाए, आप वहां पे लिख पाए, इसके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो ये कर लेना आप। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके बाद में वो होता है इंपॉर्टेंस या एडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस एडवांटेज क्या क्या रहेंगे, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एडवांटेज है वो फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू उस पोजीशन के लिए फुलफिल करते हैं उस राइट पर्सन को जो उस पोजीशन के लिए क्या हो बेटा, कॉम्पिटेंट हो, उस पोजीशन के लिए सूटेबल इंप्लॉइज को हम लोग वहां पे वो रिक्रूट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इंपॉर्टेंस या एडवांटेज नंबर 1। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया है, हम इंश्योर करते हैं क्योंकि राइट पर्सन राइट प्लेस जॉब का मतलब क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा कि इंग्लिश का टीचर के लिए वैकेंसी हम लोगों ने निकाली है स्कूल्स में कि इंग्लिश का टीचर चाहिए, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं उस पर्सन के अंदर, जॉब तो है इंग्लिश के टीचर का, फैकल्टी का। अब क्या मैं देखूं उसको कि मास्टर डिग्री उसने कॉमर्स में किया है तो ले लूं, क्या मैं देखूं उसको मास्टर डिग्री साइंस में है तो ले लूं, मैं क्या देखूंगा मास्टर डिग्री अगर उसका इंग्लिश लिटरेचर में है तो मैं उसको लूंगा। ठीक है, उसका क्वालिफिकेशन मैटर करता है, उसको एक्सपीरियंस इंग्लिश पढ़ाने का होना चाहिए, उसका इंग्लिश स्पोकन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका एसेंट जो है बहुत अच्छा होना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो क्राइटेरिया में डिसाइड करके रखूंगा मेरे पर्पस के लिए। जब मैं इस वैकेंसी को निकालूंगा तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एप्लीकेशन देंगे पोस्ट के लिए, इसको बोला जाएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट जब भी हो जाएगा उसके बाद में उस एप्लीकेशंस को क्या करूंगा, स्क्रूटनी करूंगा। ठीक है, सिलेक्ट करूंगा उसमें से कुछ फ्यू कैंडिडेट्स को, मैं उनको बुलाऊंगा इंटरव्यू के लिए, फाइनलाइज करूंगा, मेरे पास पोस्ट एक ही है तो मैं एक पोस्ट के लिए उसमें से जो सुटेबल कैंडिडेट होगा मैं उसको चूज कर लूंगा, मैं वो जो चूज करूंगा वो राइट पर्सन होगा उस राइट जॉब के लिए। ठीक है, और इसका एडवांटेज क्या है बेटा, इसका एडवांटेज है ग्रोथ ऑफ इंटरप्राइजेस, बट ऑब्वियसली अगर आप सफिशिएंट स्टाफ को मेंटेन करके रखते हो, सफिशिएंट स्टाफ जो है उनका ग्रोथ आप वहां पे करते हो, उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देते हो उसके बाद में, तो आपका कंपनी का एंटरप्राइज का ग्रोथ जो है वो निश्चित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्टिमाइजेशन यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, बट ऑब्वियसली क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं है कि बस रिक्रूट और सिलेक्ट करके छोड़ दे रहे हैं, हम रिक्रूट और सिलेक्शन के बाद में उसका ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, डेवलपमेंट भी करवा रहे हैं, ट्रांसफर भी करवा रहे हैं, प्रमोशन भी करवा रहे हैं। अगर लगता है कि नहीं यार इस जगह पे एक एक पूरे सेगमेंट में बहुत ज्यादा इंप्लॉइज हो गए तो भैया उनको ट्रांसफर करके दूसरे इसमें डाल दो डिपार्टमेंट में, तो यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को, और यूटिलाइजेशन शुड बी ऑप्टिमम लेवल पे कर रहे हैं, ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, हेल्प इन कॉम्पिटिंग, भैया दो ऑर्गेनाइजेशन है सेम टाइप का। ठीक है, अब देख लो उनके फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज सारे सेम है, बट अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ बहुत अच्छा है वो ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशन से आगे निकल जाएगी। एग्जाम्पल देता हूं, मनासा में बहुत सारे स्कूल्स हैं, सारे स्कूल्स के पास टीचर हैं, सब अच्छे टीचर्स अगर होंगे, ठीक है, सबके पास बिल्डिंग है, सबके पास में फाइनेंस है, पैसा है बहुत अच्छे से, स्टूडेंट भी हैं, बट अगर सबके पास में टीचर सेम लेवल के हैं, मतलब टीचर्स हैं नंबर में सेम है बट क्वालिफिकेशन में सेम नहीं है, राइट पर्सन राइट जॉब के लिए नहीं है, राइट प्लेस पे नहीं है, तो वो स्कूल जिसके पास ये नहीं है वो पीछे रह जाएगा, और जो स्कूल बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेगा ह्यूमन रिसोर्स का वो वहां पे कॉम्पिटिटिव में कंपटीशन में विन कर जाएगा, आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो सफिशिएंट स्टाफ का होना, एफिशिएंट स्टाफ का होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, ये याद रहेंगे आपको लॉन्ग टर्म तक में, और इनको लिख के आना, हाईलाइट करके आना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मॉरल ऑफ एम्प्लॉइज, बट ऑब्वियसली क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे ट्रेनिंग भी करवा रहे हो, प्रमोशन भी करवा रहे हो, अगर कुछ एम्प्लॉइज को कुछ दिक्कत हो जाती है तो उसको कंपनसेशन भी दे रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए।
जॉब सेटिस्फेक्शन अगर रहेगा तो एम्प्लॉय बहुत अच्छे से, बोलते हैं ना, दिल लगा के और मन लगा के काम करना, वो करेगा। और मॉरल भी बूस्ट होगा, वो आगे रह के काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि नहीं यार, मेरा जो मैनेजमेंट है मेरे बैक पे, वो मेरा पूरा सपोर्ट कर रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा तो वो मुझे पूरा सपोर्ट करेगा। अगर मैं आज अच्छा काम करूंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे पर्क्स मिलेंगे, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से वो सैलरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये उनके मोरल को बूस्ट करती है, और ये कहाँ देखेंगे हम लोग, स्टाफिंग के अंदर देखेंगे। और लास्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, और दूसरे फंक्शंस भी हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है प्लानिंग के बाद में ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इन सब फंक्शंस के लिए भी, इफेक्टिवनेस लाने के लिए भी स्टाफिंग हेल्प करता है। तो ये तो हो गया हमारा नीड्स जो था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक था आपका, जो मैंने बताया कि एचआरएम का पार्ट है स्टाफिंग, ये डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, तो आप बस एक फोटो देख लीजिएगा नेक्स्ट पेज पे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि या नितिन सर्विस राइट। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा स्टाफिंग प्रोसेस, और जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला चीज। दूसरा चीज, आप इस टॉपिक को जो 1 2 3 4 5 जो चीजें हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब मिसप्लेस नहीं कर सकते। पहले पॉइंट पे एस्टिमेटिंग मेन पावर रिक्वायरमेंट आएगा, फिर रिक्रूटमेंट आएगा, फिर सिलेक्शन आएगा, फिर प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन आएगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आएगा। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो प्लीज डू नॉट चेंज दिस प्रोसेस। जहां पर भी प्रोसेस आएगी, जहां जहां प्रोसेस आएगी, वहां वहां आपको प्रोसेस को सेम एज इट इज याद करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रोसेस को एज इट इज याद करना। तो सबसे पहले मैं आपको स्टाफिंग प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप खुद सोचो, मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर वो सबसे पहले एस्टिमेट क्या करता है, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों का रिक्वायरमेंट है स्मूथली चलाने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसे तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को 100 वर्कर्स का जरूरत है, नहीं 100 का जरूरत नहीं। आप देखो, जैसे कि स्कूल है, स्कूल में 50 फैकल्टीज है हमारे यहाँ पे, अप्रोक्स 50। तो क्या करते हैं, लेक्चर वाइज डिवाइड कर दिया जाता है फैकल्टीज को। देन हमें समझ में आता है कि हाँ यस, इतनी क्लास के लिए इतनी फैकल्टीज सफिशिएंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एस्टिमेट द मेन पावर रिक्रूटमेंट। आपको कितने लोगों की जरूरत है, यहाँ पे हम लोग एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, कि कितने लोगों का जरूरत है। दूसरा, फिर कितने टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय का जरूरत है। क्या आपको सारे पीजीटी चाहिए, मतलब सारे 11 12 को पढ़ाने वाले चाहिए, नहीं, आपको 6 7 8 10 के भी चाहिए, आपको नर्सरी के लिए भी स्टाफ चाहिएगा, टीचर चाहिए, आपको एलकेजी यूकेजी के लिए भी टीचर चाहिए, 1 to 5 के लिए टीचर चाहिए, 6 to 8 के लिए टीचर चाहिए, 9 10 के लिए चाहिए, 11 12 के लिए चाहिए। तो आप देखो कि टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय कौन कौन से चाहिए। और फ्यूचर में अगर मान लो कि आपका स्कूल ऑन रन है, पर फ्यूचर में कब चाहिए, तो फ्यूचर में कैसे डिसाइड करोगे, यू आस्क्ड योर टीचर एट द एंड ऑफ द सेशन कि क्या आप कंटिन्यू करेंगे, क्या आप कंटिन्यू करेंगे तो अपना एग्री दे दीजिए, अगर आप कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आप बता दीजिए अभी से, ताकि हम लोग वैकेंसी निकाल सकें और मैक्सिमम लोगों को पता चल सके, ताकि हमारे पास सिलेक्शन के अच्छे ऑप्शंस हो। तो ये एस्टिमेशन कब करेंगे हम लोग, नियर फ्यूचर को लेके हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कितने लोगों का जरूरत है, कितने टाइप ऑफ पीपल का जरूरत है, ये सब कुछ हम लोग कहाँ करेंगे, एस्टिमेट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भैया कंपनी को रिक्वायरमेंट जो है उसमें उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, किस किस क्वालिफिकेशन के लोग हमें चाहिए, किस पोस्ट के लोग चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे पूरा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब इस एनालिसिस में कौन कौन से एनालिसिस आते हैं, मेजरली 3 एनालिसिस। पहला, वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय चाहिए और कौन से टाइप के ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, ये वर्क लोड एनालिसिस में होता है। वर्क फॉर एनालिसिस में क्या होता है बेटा, हम लोग एनालिसिस करते हैं एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स और जो एम्प्लॉयज हमारे पास ऑलरेडी हैं, ठीक है, उनके ऊपर कितना ओवरबर्डन हम लोग और क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, या ओवरबर्डन जो है उनका, और क्या उनमें से कोई अंडरबर्डन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि एक जो एम्प्लॉयज है उसको बस एक ही लेक्चर मिला हुआ है दिन भर में। ठीक है, और ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जो दिन भर में लेक्चर ले रहा है विदाउट एनी ब्रेक। तो हम लोग देखेंगे ओवरबर्डन और अंडरबर्डन, तो इसको बोला जाता है वर्क फोर्स एनालिसिस। ठीक है, इससे भी पता चलता है कि हमारे पास वैकेंसी है या नहीं है। अगर ओवरबर्डन है तो फिर हमारे पास वैकेंसी है, हमें उसको ओवरबर्डन को कम करना पड़ेगा। अंडरबर्डन है तो फिर हमारे पास वैकेंसी का रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें किसी और से लेके उसको वर्क देना पड़ेगा। तो दैट इज वी कॉल्ड ओवरबर्डन। और कंपेरिजन हम लोग फिर करते हैं। कंपैरिजन क्या करते हैं, एक्सेस वर्कलोड को मैंने बता दिया, एक्सेस वर्कलोड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाफिंग के थ्रू उस वर्कफोर्स को
रिलीज करना पड़ेगा और किसी और को देना पड़ेगा। अगर अंडर बर्डन है तो क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको कुछ और वर्क देना पड़ेगा कहीं और से वर्क को कम करके। तो ये चीजें जो रहती है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, मेन पावर के एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, तो रिक्रूटमेंट आगे भी बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग, पर यहाँ समझ लो मैंने आपको बोला है यहाँ पे हम लोगों को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं कि मैक्सिमम लोग आके हमारे यहाँ पे जो पोस्ट है उसके लिए क्या करें, अप्लाई करें। यही क्या है बेटा, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो हमारे पास है। उसके बाद सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या करते हैं, जितने भी लोगों ने एप्लीकेशन दिया है उसमें से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को जॉब पोजीशन के लिए सिलेक्ट करना, ये सिलेक्शन का प्रोसेस है, यही सिलेक्शन है। फिर उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट का मतलब क्या है, जिस सुटेबल पोस्ट के लिए उसको रिक्रूट किया था उस सुटेबल पोस्ट पर उसको क्या करना, प्लेस कर देना। और उसका क्या करना, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, उसको बताना, एम्प्लॉइज को ये बताना कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन क्या है, उनके हेड से उनको परिचित करवाना, इंट्रोडक्शन करवाना, उसको बताना कि किस किस डिपार्टमेंट के कौन कौन हेड है, उसको ये बताना कि अगर आपको इस रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स फेस होनी है तो आप यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में जाके अपनी कंप्लेन कर सकते हैं, या आपको अगर कोई सजेशन देना है तो इन पर्सन को आप सजेशन दे सकते हैं, आपका काम ये रहेगा। ये पूरा ओरिएंटेशन उसको बताना, ठीक है, यही किस में आता है, ओरिएंटेशन में, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। जब वो प्लेस हो जाता है, ओरिएंटेशन हो जाता है, वो अपना वर्क चालू कर देता है, तो उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, अगर वो अनट्रेंड है तो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं इनिशियली लेवल पे। अगर वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस पर्सन है तो उस पर्सन को हम लोग वहां प्लेस कर देते हैं, फिर इन बिटवीन उसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे किस में रहेगा, स्टाफिंग प्रोसेस में रहेगा। उसके बाद देखना आपकी बुक में नीचे कुछ चीजें और दी हुई है जो एडिशनल टू प्रोसेस है, इसको आपको लिखना नहीं है, पर एडिशनल टू प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है बेटा, अगर आपने जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो यू अप्रेज फॉर दैट। अब अप्रेजल कैसे मिल सकते हैं, मान लो आपको बोनस मिल जाएगा, इंसेंटिव्स मिल जाएंगे। इंसेंटिव्स भी दो तीन तरीके के हो सकते हैं, या तो कैश इंसेंटिव होगा, मतलब आपको पैसा मिल जाएगा इंसेंटिव के रूप में, या फिर काइंड में हो सकते हैं, मान लो आपको कोई स्कूटी दे दिया जाए कि आपने बहुत अच्छा काम किया पूरे साल, ये आपको स्कूटी है, या आपको बाइक दे दिया जाए, या आपको गिफ्ट हैम्पर्स जो मिलते हैं वो दे दिए जाए, तो दैट इज द पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। उसके अलावा आपको प्रमोशन मिल सकता है, करियर प्लानिंग में आपकी हेल्प हो सकती है, वहां कंपनसेशन मिल सकता है कोई इश्यू हो तो ये सारी चीजें हैं, बट वो इसका पार्ट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट कंपोनेंट और एलिमेंट या एस्पेक्ट। तो तीन कंपोनेंट या एलिमेंट से मिलकर स्टाफिंग बना है, वन इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के पीछे आप हमेशा है ना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट लिखा करो, तो वो कंपोनेंट क्या होता है तो तीन ही, पर उसको चार पार्ट में हम लोग बोल सकते हैं। तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड क्या बोल सकते हैं हम लोग, ट्रेनिंग एंड उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो स्टाफिंग यहाँ पे तीन चीजों से मिलकर बना है। अब हम लोग वन वन करके सारी चीजें पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट मींस क्या, मैंने अभी बताया, इंड्यूस करना, अट्रैक्ट करना मोर और मोर कैंडिडेट को कि आपकी वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए वो अप्लाई करे, दैट इज अ रिक्रूटमेंट। द रिक्रूटमेंट फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों है ये इंपॉर्टेंट, बिकॉज end result of the recruitment function is receiving large number of application to make selection from, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा लोगों का एप्लीकेशन आए ताकि हम उसमें से बेस्ट को सिलेक्ट कर पाए, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट के कितने टाइप्स हैं, तो रिक्रूटमेंट के दो टाइप्स हैं। वन टाइप जो है वो इंटरनल सोर्स है और एक्सटर्नल सोर्स है। अब ये होता क्या है आगे देखते हैं। सबसे पहला इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पे वैकेंसी है, ठीक है, आपके यहाँ पे एक डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। अब वो वैकेंसी जो आई है, वैकेंट पोस्ट जो हुई है, वो पोस्ट को आप ही के कंपनी में से, आप ही के ऑर्गेनाइजेशन में से किसी इंप्लॉय को वहां पे बिठाकर फिल कर देते हैं, तो ये आपका इंटरनल सोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपके यहाँ पे मान लो मैनेजर का पोस्ट खाली है, मैनेजर का आपको रिक्रूटमेंट करना है। आपने क्या किया, आपने आपके असिस्टेंट मैनेजर को प्रमोट करके मैनेजर बना दिया। आपने मैनेजर को रिक्रूट नहीं किया, आपने उसी को प्रमोट करके वहां मैनेजर बना दिया, तो आपने वो जो मैनेजर का वैकेंसी था वो फुलफिल कर लिया। तो इसी को क्या बोला जाएगा, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। Under this the vacant position are filled by the using existing employees only,
नो आउटसाइडर्स आर परमिटेड इन इंटरनल सोर्स, बाहर वाले को नहीं, आप अंदर वाले को ही क्या कर रहे हो, उस वेकेट पोस्ट पे अपॉइंट कर रहे हो। ठीक है, अब एडवांटेज क्या क्या है, सबसे पहले इकोनॉमिकल, ना कोई एडवर्टाइजमेंट देना पड़ा आपको, ना किसी का इंटरव्यू कंडक्ट करवाना पड़ा, कुछ भी नहीं। तो ये सबसे पहले क्या है, इकोनॉमिकल है, बहुत कम पैसा लगता है, कोस्ट एफिशिएंट है, वी कैन से दैट। ठीक है, मोटिवेट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को एग्जिस्टिंग, क्योंकि यार उसको पता है ना कि यार उसकी पोस्ट खाली होगी मैनेजर की, तो असिस्टेंट मैनेजर को पता है कि यार मैं वहां जाऊंगा। अब वो मैनेजर बन गया तो उसका जो असिस्टेंट मैनेजर था वो वेट कर रहा होगा कि यार मैं अच्छा काम करूंगा और ये पोस्ट खाली होगी तो वहां पे मुझे बिठाया जाएगा। तो ऐसे क्या होता है, एम्प्लॉइज का मोरल भी बूस्ट होता है और वो मोटिवेट भी होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, ट्रेनिंग में उनको इतना अमाउंट नहीं मतलब स्पेंड करना पड़ता, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रेंड है उस पोजीशन को लेके, उनको पता है मैनेजर क्या क्या वर्क करता था, किस तरीके से वर्क करता था, इज असिस्टेंट, बट ऑब्वियसली तो उसको ट्रेनिंग करवाने का जरूरत नहीं है, या करवा भी रहे हो तो इतना लेवल पे करवाने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज, वो जो पुराना एम्प्लॉय है उसको रूल्स एंड रेगुलेशन पता होते हैं, टर्नओवर कम होता है, टर्नओवर एम्प्लॉय टर्नओवर कम होता है, मतलब फ्रिक्वेंटली लोग छोड़ के नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है कि एक टाइम बाद मेरा प्रमोशन होना है, तो वो प्रमोशन की लालच में क्या करते हैं, वो वहां से छोड़ के नहीं जाते। ये इंटरनल सोर्स है। ठीक है, एम्प्लॉय का जो परफॉर्मेंस है बट ऑब्वियसली इंप्रूव होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जब मॉरल बूस्ट हो रहा है, मोटिवेट कर रहे हो, तो उसके परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं वो नजर आएगा। ठीक है, जॉब रोटेशन से उसकी ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है, जॉब रोटेशन कैसे, मान लो आपके यहाँ पे क्लेरिकल पोजीशन खाली है एक डिपार्टमेंट में, आपने दूसरे डिपार्टमेंट के क्लर्क को वहां डाल दिया। अब क्या हुआ, उसको जैसे परचेज डिपार्टमेंट पे क्लर्क की जरूरत है, तो आपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के क्लर्क को उठा के वहां डाल दिया। अब ये फायदा क्या हुआ कि उसको उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो अभी तक परचेज करता था तो परचेज का उसका एक्सपीरियंस था, प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस उसको नहीं था। ठीक है, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाके, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके या एक्सचेंज जहां पे भी होंगे, तो वो क्या होगा, उससे उसको दोनों डिपार्टमेंट का नॉलेज हो जाएगा कि कहाँ क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और कहाँ स्मूथ वर्क किया जाता है। तो उसकी ट्रेनिंग जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है जॉब रोटेशन से। इसी को बोला जाता है जॉब रोटेशन, मतलब एक डिपार्टमेंट से बंदे को उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में क्या करना, ट्रांसफर कर देना, दैट वी कॉल्ड जॉब रोटेशन। सरप्लस एम्प्लॉय शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट, अगर किसी डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा एम्प्लॉय हो गए तो उनको अदर डिपार्टमेंट में डाल दो, ताकि क्या हो, मेन पावर का जो यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टिमम हो सके। ये तो एडवांटेज थे। डिसएडवांटेज क्या क्या थे, न्यू और फ्रेश आइडिया आपके पास नहीं आएगा, ऑर्गेनाइजेशन में न्यू टैलेंट नहीं आएंगे, न्यू लोग नहीं आएंगे, क्योंकि पुराने ही लोगों को आप क्या करते जा रहे हो, प्रमोट करते जा रहे हो। सेकंड थिंग, लिमिटेड चॉइस है, वो असिस्टेंट, मान लो 3 असिस्टेंट थे तो उस 3 में से ही आपको चूज करके एक को क्या बनाना पड़ेगा, मैनेजर बनाना पड़ेगा, तो आपके पास चॉइसेस लिमिटेड हैं। न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके पास तो पहले ही कोई इंटरनल पर्सन है नहीं, तो उसके पास तो उसके न्यू ऑर्गेनाइजेशन के इसमें तो चूज कर ही नहीं सकते हम लोग, उसके तो उसके लिए सुटेबल है ही नहीं ये चीज। एंड दूसरा चीज, मैंने अभी एग्जांपल दिया, फ्रिक्वेंटली अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्लॉइज की कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का क्लर्क को अगर परचेज डिपार्टमेंट में भेज दोगे आप ट्रांसफर करके, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले ने अभी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो टाइम स्पेंड किया, मान लो वो बहुत कम था, ठीक है, तो अभी क्या किया आपने, तुरंत उसको ट्रांसफर कर दिया, अब वो सीख ही नहीं पाया काम वहां पे, आपने दूसरी जगह उसको ट्रांसफर कर दिया, फिर तीसरी जगह उसको ट्रांसफर कर दिया। अब इससे इशू क्या आ रहा है, वो स्पेशलाइजेशन ला ही नहीं पाएगा, वो काम को समझेगा, सीखेगा, गलतियों को सीखेगा, वो गलतियों को सुधारेगा, तब तक आप उसको ट्रांसफर कर देते हो। तो इससे क्या होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी में क्या होगा, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी, वो उतना प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएगा बार बार ट्रांसफर से। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस इंटरनल सोर्स के हैं। अब नेक्स्ट जो देखे जाएंगे, मेथड्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, कैसे कैसे मेथड्स हैं। तो पहला ट्रांसफर मैंने आपको बता दिया है, एम्प्लॉय को एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन पे ट्रांसफर करना, बट हाईलाइट करना सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, इसको हाईलाइट करके लिखना, अंडरलाइन करके लिखना, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी अगर है तो वो ट्रांसफर कहलाएगा, हायर लेवल अथॉरिटी अगर है तो वो प्रमोशन कहलाएगा। सेम लेवल अथॉरिटी इट कॉल्ड ट्रांसफर, हायर लेवल अथॉरिटी इट कॉल्ड प्रमोशन। डिटेल जो है वो बुक में बहुत अच्छे से दिया है, तो आप डिटेल लिखना, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मार्क्स रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन, कितने मार्क्स का है वो। ठीक है, नेक्स्ट एक्सटर्नल सोर्सेस क्या है। तो इंटरनल में क्या थे, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का ही एम्प्लॉय था जिसी को वेकेट पोस्ट के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, रिक्रूट कर रहे थे, अपॉइंट कर रहे थे। अब यहाँ पे एक्सटर्नल में क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल में बाहर वाले को यहाँ पे रिक्रूट कर रहे हैं।
इंटरनल को नहीं, मतलब अंदर वाले को नहीं, बाहर से हम लोग एप्लीकेशन को इनवाइट कर रहे हैं वेकेट पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर जो है वो एप्लीकेशन हमारे पास उस वेकेट पोस्ट के लिए आनी चाहिए। तो एडवांटेज क्या है, जो वहां डिसएडवांटेज था वो यहाँ सबसे पहला एडवांटेज, फ्रेश टैलेंट यहाँ पे आता है, फ्रेश आइडिया यहाँ आएगा, चॉइस हमारी वाइडर रहेगी, बहुत सारे लोग होंगे, आराम से चॉइस कर सकते हैं, क्वालिफाइड पर्सनल आएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जो चाहिए उसी को चूज करेंगे वाइजली। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज वाला आएगा, पुराना बंदा पुराना होता है, नया जो आएगा वो कुछ लेटेस्ट अपडेट लेके आएगा, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगी इसके अंदर, ठीक है, हम लोगों को पता है यार कि वो जो है वो वाला स्कूल ने उनको रिक्रूट किया है, या सीएसईएस रिक्रूट हो हुए हैं वहां पे यार पीजीटी के लिए, तो यहाँ पे भी कॉमर्स में कोई सीएसईएस होना चाहिए, दैट कॉम्पिटिटिव स्पिरिट यहाँ पे आएगी। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को लगेगा यार ये तो न्यू एम्प्लॉयज को रिक्रूट करता है, हमारा प्रमोशन का नंबर नहीं आता, उनका मोरल डाउन हो जाएगा। नए एम्प्लॉयज को रूल्स रेगुलेशंस के बारे में अनअवेयर होते हैं, तो वो बहुत सारी मिस्टेक्स इनिशियली करेंगे, ठीक है। एक्सपेंसिव प्रोसेस होगा, एक्सपेंसिव क्यों होगा आगे हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल सोर्सेस में, और एक्सपेंसिव क्यों होगा, आपको एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, इंटरव्यू बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लंबे चलते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टिल दैट तक वो या तो पोस्ट वेकेट रखनी पड़ेगी या उस पे किसी को मैनेजर को टेम्परेरी बिठाना पड़ेगा, तो ये एक्सपेंसिव बहुत सारा रहता है। दूसरा लेंथी प्रोसेस भी रहता है ये, और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो कुछ डिसएडवांटेज एक्सटर्नल सोर्सेस के रहेंगे। अब एक्सटर्नल सोर्सेस में बहुत सारी मेथड्स हैं, इन मेथड्स को समझना बहुत जरूरी है, कभी कभी मेथड से डायरेक्ट क्वेश्चनिंग आ जाती है, तो मेथड्स को हम लोग समझ लेते हैं। एक तो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैसे होता है, जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है, अपने ऑफिस के गेट पर, ठीक है, या फैक्ट्री वर्कशॉप की गेट पर ही अपनी वैकेंसी को लिख देती है कि भैया हमें क्लर्क चाहिए या हमें प्यून चाहिए, हमें, है ना, अनस्किल्ड, यूजली ये जो वैकेंसी निकलती है अनस्किल्ड के लिए, क्योंकि वो जो लोग होते हैं स्वीपर या प्यून या फिर जो छोटे तबके के लोग हैं, वो फैक्ट्री को ही विजिट करते हैं, उनके पास रेज्यूम नहीं होता ना, इंटरनेट उनको समझ आता है ना, वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों को रिक्रूटमेंट के लिए हम लोग बोर्ड पे लिख देते हैं बाहर कि हम लोगों को प्यून का रिक्वायरमेंट है दो, या हम लोगों को स्वीपर का रिक्वायरमेंट है एक। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अब कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं, कैजुअल कॉलर्स का मतलब क्या होता है, बहुत बार होता है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कि जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होते हैं तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है, हमने समझा। अब रिक्रूटमेंट में बहुत सारी एप्लीकेशंस में से सिलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन में हम लोग उन लोगों को सिलेक्ट करते हैं जो उस टाइम पे, मैंने ये नहीं बोला कि राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, मैंने बोला राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो उस टाइम पे जो पर्सन हमारे काम के थे उनको हम लोगों ने सिलेक्ट किया, बाकी को हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अब जो रिजेक्शन की लिस्ट बनी है हमारे पास में, जो एप्लीकेशंस हमारे पास आई थी उसमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो सिलेक्ट हो जाने चाहिए थे, बट हमारे पास उस समय पोस्ट नहीं थी, that time पे we don't have that much post so that we can recruit them, we can select them। तो आज जो पोस्ट हमारे पास आई है तो हम क्या करते हैं, उन एप्लीकेशंस में से कुछ, उन एप्लीकेशंस में से उन लोगों को बुलाते हैं जो उस पोस्ट के लिए क्या थे, सुटेबल थे, बट पोस्ट अवेलेबल नहीं होने की वजह से हमने रिजेक्ट कर दिया था। इसको बोला जाता है बेटा कैजुअल कॉलर्स, ठीक है। तो ये बहुत मतलब मेरे हिसाब से बहुत लोगों को डाउट्स होते हैं, बहुत लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो आई थिंक आप शायद आप एक्सप्लेन कर पाओगे। जो लोगों का पेंडिंग एप्लीकेशन था उन लोगों को क्या क्या हमारे पास पोस्ट नहीं होने की वजह से वी रिजेक्ट देम, देन जब हमारे पास पोस्ट आती है तो हम लोग उनको कॉल कर देते हैं, ठीक है। आप कभी भी अगर लाइव भी जाओगे कहीं, अगर किसी ऑफिस में, अगर आप उनको रेज्यूम देते हो वो रेज्यूम देखते हैं, अगर उनके पास पोस्ट होता है तो आपको बोलेंगे इंटरव्यू के लिए, नहीं होगा तो वो आपको एक चीज बोलते हैं कि आपका जो नाम है वो शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है, आपको जल्दी कॉल कर दिया जाएगा। इट मींस आपका रेज्यूम उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, अभी उनके पास वैकेंसी नहीं है, जॉब प्लेस नहीं है, जब भी उनके पास वैकेंसी आएगी आपको प्रायोरिटी कॉल कर दिया जाएगा। वी कॉल्ड इट कैजुअल कॉलर्स, ठीक है। अब एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग में तो आपने देखा होगा बहुत सारे पेपर्स में, न्यूज़पेपर में, या फिर आपको सीए चाहिए तो सीए के जनरल में, सीएस चाहिए तो सीएस के जनरल में एडवर्टाइजमेंट दे देना, ये सब कुछ किस में आएगा, एडवर्टाइजमेंट। क्या हमें इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, इस डेजिग्नेशन के लिए हमें एम्प्लॉय का जरूरत है। एम्प्लॉय एक्सचेंज में क्या होता है बेटा, ये यूजली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होता है, ठीक है, जहां पे एक जो होता है पर्सन, उसको
एक डिपार्टमेंट के पर्सन को दूसरे डिपार्टमेंट में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, या फिर एक पूरा, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट आ रहे हैं, तो वो क्या करती है, एक डिपार्टमेंट से एम्प्लॉय को एक्सचेंज करके दूसरे में डाल देती है। इसी को बोला जाता है एम्प्लॉय एक्सचेंज। प्लेसमेंट एजेंसी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये क्या होते हैं बेटा, ये मीडिएटर की तरह काम करते हैं। जिनको जॉब का रिक्वायरमेंट होता है वो इनके पास अपने रिज्यूम दे देते हैं, जिनको पर्सनल्स का या फिर बोल सकते हैं एम्प्लॉय का रिक्वायरमेंट होता है, वो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते हैं। तो ये प्लेसमेंट एजेंसियां क्या करती हैं, आपको मीडिएटर का काम करती है। तो एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर तक पहुंचाना और एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज तक पहुंचाने का काम ये करती है। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है, कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जहां पे कंपनी सीधे आके वहीं पे कंडक्ट कर देती है अपना इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू के थ्रू क्या करती है, बच्चों में से जो स्टूडेंट है उनमें से जो बेस्ट होते हैं उनको सिलेक्ट कर देती है। वी कॉल्ड इट कैंपस रिक्रूटमेंट। रिकमेंडेशंस क्या होते हैं, रिकमेंडेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे मुझसे पहले शर्मा सर थे, केएल शर्मा सर जब छोड़ के गए तो उन्होंने रिकमेंडेशन दे दिया कि नितिन सर है, नितिन सर यहाँ आके जॉब करेंगे, या नितिन सर का आप इंटरव्यू ले लीजिए, अगर आपको ठीक लगता है तो आप रिक्रूट कर दीजिए मेरी जगह। ये रिकमेंडेशन। या फिर मैं हूं, अगर मान लो यहाँ पे कोई वैकेंसी निकलती है मैथ्स टीचर का, तो मैं मेरे मैथ्स टीचर जो है मेरी जान पहचान वाले, उनको मैं वहां पे लेके उनको बोल देता हूँ कि ये मैथ्स टीचर है जो मेरी जान पहचान के हैं, और आप एक बार इनका इंटरव्यू ले लीजिए। दैट इज कॉल्ड रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो कि यार इतने साल का एक्सपीरियंस है इसको, हमारे एम्प्लॉय का ट्रस्ट वर्दी एम्प्लॉइज है, ठीक है, तो इस पे आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रस्ट कर सकते हो। तो इसको बोला जाता है बेटा रिकमेंडेशंस पे। जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है वो अपने रिलेटिव को रिकमेंड कर देगा, फ्रेंड्स को, नोन पर्सन को, ताकि वो क्या हो सके, ट्रस्टवर्दी पर्सन निकले। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या क्या होते हैं बेटा, ये लेबर्स के इसमें वर्क करते हैं, मतलब जो लोअर लेवल पे वहां पे वर्क करते हैं। इनके पास क्या होते हैं, डायरेक्ट सीधा जितने भी लेबर है इनसे कांटेक्ट करते हैं और कंपनी इनसे कांटेक्ट कर देती है। मतलब जो प्लेसमेंट एजेंसीज करती है ना, वो हायर लेवल पे करती है, ये लोअर लेवल पे करती है इधर से, ठीक है तो ये भी मीडिएटर। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन। तो एडवर्टाइजमेंट ऊपर पेपर में दिया था, यहाँ टेलीविजन में दिया, कोई दिक्कत नहीं। और वेब पब्लिशिंग, वेब पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि नौकरी.com, monster.com, ठीक है, यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपनी वैकेंसीज को पोस्ट कर देते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को पता चले कि इस कंपनी में वैकेंसी है। तो ये तो था हमारा बेटा रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा। अब हम लोग देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस अलग, अगेन मैंने बोला है आपको कि सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, मोस्ट प्रॉमिसिंग और सुटेबल कैंडिडेट को डिस्कवर करना और उसको सिलेक्ट करना। अब ये जो प्रोसेस है अगेन आपको एज इट इज लिखनी है, ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, आप खुद सोचो, किसी पर्सन को सिलेक्ट किया हमने, तो सबसे पहले उसका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लेते हैं हम लोग, मतलब ऊपर ऊपर से इंटरव्यू ले लेंगे उसका, ठीक है, मतलब जनरल इंफॉर्मेशन उसका पूछ लिया जाता है वहां पे। उसके बाद में उसका एक सिलेक्शन टेस्ट लेते हैं। टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसमें रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, ताकि पता चले प्रैक्टिकल नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। अब इस टेस्ट में उसका क्या क्या चीजें हम लोग चेक कर सकते हैं, उसका आईक्यू चेक कर सकते हैं, इंटेलिजेंट टेस्ट चेक कर सकते हैं, एप्टीट्यूड चेक कर सकते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट चेक कर सकते हैं, उसका ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। तो ये सारी टेस्ट किसमें देखे जाते हैं, सिलेक्शन टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट का इंटरव्यू। अगर वो टेस्ट में पास हो जाता है, हम लोग मिनिमम मार्किंग रखते हैं वहां पे, या कट ऑफ निकाल देते हैं, ठीक है, कि मिनिमम इतना तो लेके ही आना है आपको इस सिलेक्शन टेस्ट में। जितने भी पर्सन सिलेक्शन टेस्ट को पास करते हैं तो उनके लिए एक इंटरव्यू रखते हैं हम लोग, जिस इंटरव्यू को एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है। ऊपर जो प्रिलिमिनरी इंटरव्यू था वो इंटरव्यू नहीं था, उसमें तो बस हम लोगों ने उसमें से निकाले कि भैया हमने जो वैकेंसी निकाली थी उस वैकेंसी में मिनिमम क्राइटेरिया का कौन कौन लोग फुलफिल कर रहे हैं। जिसे हम लोगों ने बोला था कि मुझे तो मास्टर डिग्री चाहिए और मास्टर डिग्री में 60% चाहिए। तो सबसे पहले तो हम जो 60% से कम है या जिसके पास मास्टर डिग्री नहीं है, भरने में लोग अप्लाई कर देते हैं मैक्सिमम, उनको हम लोग बाहर निकाल दो सबसे पहले कि भैया ये तो हमारी क्राइटेरिया में आ ही नहीं रहा है। जिन लोगों ने मतलब उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया उसको देख लो, फिर उनका एक टेस्ट कंडक्ट करवा लो फर्दर। टेस्ट में अगर वो पास हो गए, मिनिमम मार्क्स ले आए हमारे कट ऑफ मार्क्स से, तब उनका जाके एक फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद हम लोग ये भी चेक करेंगे कि क्या कोई रेफरेंस तो नहीं है, ठीक है, मतलब अगर रेफरेंस दिया है उसने दो, ठीक है, यूजली हम लोग उससे 2 से 3 रेफरेंस मांगते हैं। रेफरेंस का मतलब वो पर्सन जिसको वो जानता है, तो उसका नाम, नंबर, ईमेल आईडी, उसकी पोस्ट, वो कहाँ है, ये वो डिटेल हमें दे, ताकि हम लोग क्रॉस चेक करें और वो जो पर्सन है
वो पर्सन ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, मतलब नोन पर्सन हो, रिनोड पर्सन हो। जैसे कोई आप टीचिंग के लिए जा रहे हो तो कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई अच्छा टीचर हो सकता है, रेनोल्ड पर्सन हो सकता है, वो हो। ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सके, बैकग्राउंड चेक कर सके उस कैंडिडेट का। ठीक है, कि कैंडिडेट सही है या जो बातें वो बता रहा है वो सही बता रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा। फिर उसके बाद में हम लोगों को अगर सब चीजें ठीक लगती है तो उसका सिलेक्शन कर दिया जाता है, यहाँ पे वो कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाता है फाइनली। उसके बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन सब जगह नहीं होता। ठीक है, जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहीं होता है। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा? हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मेडिकल की सुविधा हो, डॉक्टर हो इन हाउस, तो वो करेगा। अदरवाइज वो किसी हॉस्पिटल को हॉस्पिटल से टाई अप रखते हैं, वो कैंडिडेट को बोलेंगे वहां जाके आप मेडिकल टेस्ट करवा दीजिए, और वो रिपोर्ट जो है वो सीधा ऑर्गेनाइजेशन के पास आ जाती है। उसके बाद उसको जॉब ऑफर कर दिया जाता है, मतलब उसके जो भी मेडिकल टेस्ट आ जाता है तो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट उसको दे दिया जाता है। उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या रहेगी, टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेगी, वो सारी चीजें उसमें बता दी जाती है। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है एम्प्लॉयमेंट का, उस कॉन्ट्रैक्ट में उसको साइन करवा दिया जाता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बता दी जाती है, उसको कितना सैलरी मिलेगा, कितने घंटे काम करना है, उसको लीव का क्या रूल्स हैं, यहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शंस क्या लिए जा सकते हैं अगर वो इनडिसिप्लिन करता है, ये सारा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में रहता है। तो ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करनी है एज इट इज। ठीक है, एक स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन का प्रोसेस है बेटा, एक बार समझना, मैंने इसको बहुत अच्छे से बता दिया है, आपको आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग का मतलब होता है कि हम लोग जो है हमारे एम्प्लॉय को स्किल्स, जो उसकी स्किल्स हैं उसको और इक्विप करना, मतलब उसको उसके जो परफॉर्मेंस ऑफ जॉब है ना उसको और बढ़ाना, उसको ट्रेंड करना, यही ट्रेनिंग का पार्ट है। ठीक है, मतलब अगर वो अनस्किल्ड है तो उसमें स्किल लेके आना, अगर ऑलरेडी स्किल है तो स्किल को और ज्यादा हायर लेवल पे उसको इंक्रीज करना, दैट इज अ ट्रेनिंग पार्ट। और डेवलपमेंट का पार्ट क्या होता है बेटा? डेवलपमेंट का मतलब ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, सेमिनार्स कंडक्ट करना, मोटिवेशनल लेक्चर आपको लेके आना। डेवलपमेंट्स में हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारी जगह गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं, है ना, मैनेजमेंट गेम्स होते हैं, तो ये सारा डेवलपमेंट का पार्ट बनता है। अब ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जरूरत क्या क्या है या बेनिफिट क्या क्या मिलता है। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट है? लर्निंग टाइम रिड्यूस होता है। ठीक है, मतलब वो सीखेगा, एक एक एम्प्लॉय को सिखाएंगे हम लोग तो बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा क्या है ट्रेनिंग करवा दो, सबकी एक साथ करवा दो। परफॉर्मेंस अच्छा होता है, एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगर कोई ऑपरेशनल प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने में मदद मिलती है। मेन पावर को मैनेज करने में यहाँ मदद मिलती है ट्रेनिंग के थ्रू या डेवलपमेंट के थ्रू। और दूसरा चीज क्या है, अगर कोई चेंजेस आप कर रहे हो तो वो ट्रेनिंग के थ्रू करते हो। लाइक पहले आपने सुना होगा कंप्यूटर्स से काम नहीं होता था, बैंकिंग में फिजिकल काम होता था, वो लोग हर चीज को लिखते थे, एंट्री करते थे। फिर जब कंप्यूटर आया तो क्या हुआ, उनकी ट्रेनिंग की गई। इस ट्रेनिंग में क्या हुआ बेटा, लर्निंग टाइम कम हो गया, परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, एटीट्यूड फॉर्मेशन आया। नेक्स्ट एक ऑपरेशनल जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि हर चीज को लिखना होता था बैंक्स में, अब लिखना नहीं पड़ता, सारा कंप्यूटराइज हो गया है। ठीक है, आप मेन पावर को इजीली मैनेज कर सकते हो, कोई दूसरा बंदा भी आके उसकी जगह वर्क कर सकता है, वो भी उस सॉफ्टवेयर से या फिर बैंकिंग के जो चैनल है उससे वो अवेयर होता है। ठीक है, और ये जो चेंजेस लाए हो ये ट्रेनिंग के थ्रू ही ला सकते हो, विदाउट ट्रेनिंग अगर आप चेंजेस लाओगे तो वो काम नहीं कर पाए। ठीक है, ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट। एम्प्लॉय के लिए क्या क्या है? बेटर करियर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद में आपकी स्किल्स और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो आपको लगता है कि नहीं यार, इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे मेरी स्किल के अकॉर्डिंगली पैसा नहीं मिल रहा, तो यू कैन स्विच द जॉब, और ज्यादा अर्निंग आपकी बढ़ जाती है, स्किल बढ़ती है तो अर्निंग भी बढ़ती है। एम्प्लॉय का मॉरल बूस्ट होता है कि हाँ, कंपनी हमारे ऊपर भी एक्सपेंसेस कर रही है ट्रेनिंग के नाम से या डेवलपमेंट के नाम से। और एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप किसमें हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो तो। नेक्स्ट, मेथड्स कौन कौन सी हो सकती है ट्रेनिंग की? तो ट्रेनिंग की यूजली जो मेथड है उसके दो टाइप्स हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग के तीन टाइप से सब टाइप है, एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप या इंडक्शन या ओरिएंटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। अब जल्दी से मैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग का आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, जब भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग जब दी जाती है तो वो ट्रेनिंग अगर आपके एम्प्लॉयर के प्लेस पे दी जा रही है। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयर के प्लेस पे ट्रेनिंग दी जा रही है, और आपको जो एम्प्लॉयर के प्लेस पे ट्रेनिंग देने के साथ साथ आपको वर्क भी दिया जा रहा है, मतलब आप अपना जॉब भी कर रहे हो और साथ में ट्रेनिंग भी कर रहे हो, तो इसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग किया कहा जाएगा। ठीक है,
ये कहाँ कहाँ ज्यादा सुटेबल होती है, ये टेक्निकल जॉब्स जो हैं उनमें ज्यादा सुटेबल होती है, ठीक है, ताकि आप लोग प्रैक्टिकली उस चीज को समझो। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग का, लाइक कार ड्राइविंग। अब आप यूट्यूब पे कार ड्राइविंग को देख के सीख नहीं सकते, यूट्यूब पे नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि कार ड्राइविंग को अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे और कार में बैठ के उसने बोला था अच्छा ठीक है पहला गियर लगा देना और क्लच को दबा देना और उसके बाद धीरे धीरे क्लच को छोड़ देना, आप एक्सीडेंट कर दोगे। कार को सीखना ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है। ऑन द जॉब ही आप उस कार को सीख सकते हो, ऑफ द जॉब नहीं सीख सकते। बट खाना बनाना, ठीक है, खाना बनाना आप सीख सकते हो क्योंकि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में वो हो सकता है। तो डिपेंड करता है जॉब टू जॉब, किस टाइप का जॉब। तो ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब डिपेंड करता है, ठीक है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है बेटा, एम्प्लॉय जो है वर्क पोजीशन से अलग आप क्या करते हो, उसको काम को समझाते हो, इसको बोला जाता है बेटा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसके लिए क्या क्या किए जाते हैं, या तो कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, बहुत सारी चीजें की जाती हैं, ठीक है। अब इसके मैं पार्ट को एक बार डिस्क्राइब कर दूं। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का मतलब क्या होता है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और इंटर्नशिप में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब भी हम लोग स्किल्ड जॉब की बात करते हैं, स्किल्ड जॉब की बात मतलब किस में हो सकती है, जैसे मान लो आपके यहाँ पे स्किल्स की बात हम लोग बोल सकते हैं, जैसे आपके यहाँ पे वो सुना होगा ना, सोनी वगैरह का वर्क जो करते हैं, जो सोने का वर्क करते हैं, है ना। तो वो सारा जो वर्क किया जाता है उसके लिए स्किल्स का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब पर्सनल स्किल का रिक्वायरमेंट होता है, पढ़ाई का रिक्वायरमेंट नहीं होता। जैसे सोने चांदी के जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं इसमें, तो वो सूरत में ट्रेनिंग होती है उनकी। तो वहां पे जो ट्रेनिंग हो रही है वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, वो सीखेंगे, ठीक है। स्किल्स से रिलेटेड वर्क जो रहेंगे वो वहां पे रहेंगे। स्किल से रिलेटेड वर्क जो है वो धीरे धीरे सीखे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखे जाते हैं, ठीक है। वो ऑब्जर्वर के थ्रू सीखे जाते हैं, एकदम से नहीं सीखा जाता। जैसे मैं बोल रहा हूँ टेलरिंग का वर्क, कपड़े सीने का काम, कपड़े सीने का काम में जो आप कहीं जाओगे और सीना सीखोगे, कपड़ों को स्टिच करना सीखोगे, तो ये अप्रेंटिसशिप का वर्क होता है। इंटर्नशिप क्या होती है बेटा, इंटर्नशिप प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में की जाती है। जैसे सीए सीएस अगर कहीं जाके किसी सीए के अंडर या सीएस के अंडर में वर्क करते हैं तो वो इंटर्नशिप करते हैं, वो अप्रेंटिसशिप नहीं कहलाती। क्या कहलाती, इंटर्नशिप। है तो दोनों ही एक चीज है, वो भी सीख रहा है ये भी सीख रहा है, पर वहां पे उसको स्किल्स के बारे में सीखना है, वहां पे उसको स्किल्स को, खुद की स्किल को डेवलप करना है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उसको ट्रेनिंग लेना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इंटर्नशिप होगा। अब इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है, तो मैंने हालांकि बता दिया, फिर भी मैं बताता हूँ कि जब भी एम्प्लॉय पहली पहली बार कंपनी में आता है तो उसको कंपनी के रूल्स रेगुलेशन समझाना, कंपनी में कैसे वर्क होता है, किस पोजीशन पे कौन लोग हैं, उनको वो वर्क एट अ होम जैसा फीलिंग दिलवाना, कि आप जैसे यहाँ जितने भी एम्प्लॉय हैं ये एक फैमिली है, बिलोंगिंगनेस फील करवाना उनको। तो ये क्या कहलाएगा, इंडक्शन या ओरिएंटेशन का प्रोग्राम कहलाएगा। अब इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन का प्रोग्राम को मैं है ना सबसे अच्छा एग्जांपल कॉलेज लेवल पे देता था, वो देता था जब भी घर में नई बहू आती है शादी करके, तो उस नई बहू को हम लोग क्या करते हैं, उसका इंडक्शन प्रोग्राम रखते हैं, हम लोग उसका ओरिएंटेशन रखते हैं कि भैया ये जो है ये हमारे रिलेटिव्स हैं, ऐसा ऐसा है ना। और ये जो है किचन है, किचन में सामान यहाँ यहाँ रखा हुआ है, अगर आपको कुछ चाहिए तो ये यहाँ रखा हुआ है। कुछ चीज नहीं समझ में आना है तो आपको किससे कांटेक्ट करना है, तो वो इनसे कांटेक्ट करना है। कुछ चीज बाहर से मंगवाना है तो आपको रामू काका से कांटेक्ट करना है। ये इंडक्शन और ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, व्हाट इज ऑन द जॉब। नाउ वी गो फॉर ऑफ द जॉब प्रोग्राम। ऑफ द जॉब में क्या होता है बेटा, वेस्टिबल स्कूल्स रहता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का सेम टू सेम थिंग हम लोग तैयार कर दिए जाते हैं, वी कॉल्ड इट डमी मॉडल। अब ये ऑफ द जॉब कहाँ काम करते हैं, ऑफ द जॉब काम करता है फॉर एग्जांपल पायलट, पायलट को ट्रेन भी करना है और उसको इस इन्वायरमेंट में ट्रेन करना है कि उसको ऐसा लगे कि हाँ वो प्लेन में बैठ के प्लेन उड़ा रहा है, इस इन्वायरमेंट में उसको ट्रेन करना है। अब ऑन द जॉब अगर ट्रेनिंग है तो उसको सीधा तो हम लोग प्लेन उड़ाने के लिए बिठा नहीं सकते, है ना। तो उसके लिए ऐसा इन्वायरमेंट तैयार कर देना, उसका ऐसा डमी प्लेस तैयार कर देना ताकि उसको फील हो कि हाँ यार हमने प्लेन उड़ाया है और अगर सिचुएशन कुछ गड़बड़ाई तो मैं इस सिचुएशन में ये चीजें करूंगा। इसी को बोला जाता है बेटा वेस्टिबुल स्कूल। तो डमी तैयार कर देना उसके लिए, या सेम टू सेम डुप्लीकेट मॉडल तैयार कर देना ताकि उसको ऑन द जॉब का फील आते हुए वो जॉब से हटकर वो वर्क को परफॉर्म कर पाए और उसकी डिफिकल्टीज को समझ पाए। इसी को बोला जाता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग।
ठीक है, तो ये वेस्टिबुल स्कूल्स उसके लिए रहते हैं, तो वेस्टिबुल्स स्कूल्स रहते हैं उसके लिए। तो एक बार पढ़ लेना पैरा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये हमारा। एक बार इसके सारे क्वेश्चंस पढ़ लेना, क्विक रिवीजन एक बार इसका कर लेना। जितने भी डिफरेंस बिटवीन है वो डिफरेंस बिटवीन कॉपी में लिखना, डिफरेंस बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको समझना लिखना। मैंने बहुत शॉर्ट में इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बट समझना। इसमें एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स बुक में सॉल्व करना, रिमेंबरिंग के जो क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है वो बुक में सॉल्व करना, फोर्स के जो क्वेश्चन हैं और जो केस लॉज हैं, केस लॉ को जरूर पढ़ना, केस लॉ आते हैं इसमें से, ठीक है, केस लॉ आते हैं। कोई केस लॉ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो मुझसे पूछ लेना। उसके बाद जो शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन है, या पुराने साल के आए हुए कुछ क्वेश्चन है, उनको आप कोशिश करना कि अपने बुक में नोट डाउन करो, या फिर आप अपने जो बुक में दिया हुआ है टॉपिक वाइज, उस टॉपिक वाइज चीज को कंप्लीट करना। इस चैप्टर को पूरे अच्छे से कंप्लीट कर देना। स्टार्टिंग यहाँ पे लगभग लगभग में हमारा एंड हो जाता है। लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए कोटेशन निकाला है नाउ। मैंने बोला है कि ये बहुत क्रूशियल समय है हम सब लोगों के लिए। अभी एग्जामिनेशन 2 या 3 महीने में कंडक्ट हो सकती है, मे बी फेब लास्ट और मार्च स्टार्टिंग मे बी। तो आप लोगों के लिए टाइम बहुत कम है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी भी डिले नहीं हुआ है। तो विनर्स आर नॉट द पीपल हु नेवर फेल्स। आप फेल हो सकते हैं, आप अभी भी टेस्ट में फेल हुए होंगे, आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिले होंगे, तो हो सकता है कि आपने फेलियोरिटी फील करी हो, बट आप विनर तब होंगे जब आप क्विट नहीं करते, तब आप किसी चीज काम को छोड़ते नहीं हो। तो आप कंटिन्यूएशन में अब पढ़ाई रखो, फेल होने के डर से मत पढ़ो, अब पढ़ो, आपको सक्सेस होना है और विनर बनना है। तो थैंक यू सो मच बेटा। I hope you will understand the whole chapters. Now I will end the session. Thank you so much.